तो एक्चुअल में हुआ क्या है, देखिए पहले हम इसको इतिहास से देखते हैं। क्या है ना कि 1950 के बाद इस मुद्दे को अब जाके छुआ है, 1950 के बाद। क्यों, क्या छुआ है, हुआ क्या है? देखिए हम सबको पता है कि हमारे समाज में, पूरी दुनिया में डिवीजन रहा है। भारतीय, क्योंकि भारत की बात कर रहे हैं, भारतीय समाज में भी लेटर वैदिक पीरियड में डिवीजन हो गया। अर्ली वैदिक पीरियड तक सब चंगासी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सब नंगासी, तो हालत खराब हो गई। लेटर वैदिक पीरियड आते आते भारत के 4 डिवीजन हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें जो चौथी क्लास थी वो बहुत ही मतलब एक तरीके से उनके साथ बहुत अत्याचार हुए, जात पात के नाम पे बड़ी दिक्कतें हुई। अब दोस्तों ये बहुत समय तक चलता रहा। हमारे बी आर अम्बेडकर साहब, मतलब जो लेजेंड, हीरो, भारत के नायक, जिन्होंने हमारे कानून, हमारे संविधान को बनाया। मैं कहता हूं कि अगर किसी को कानून की पढ़ाई करनी हो, आप डिबेट्स देखिए शुरुआत की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई थी, और उसके बाद जो संविधान, मजा आ जाएगी आपको। क्या इंटेलेक्चुअल डिबेट्स, वैसी कुछ हुआ नहीं ऐसा। खैर, तो उनको तक ये झेलना पड़ा, किस तरीके से उनको वो जिस नल से पानी, जो नल से पानी आता था, उनको वो वहां पे जाने तक नहीं दिया जाता था, कैसे स्कूल में भेदभाव होता था, बहुत मुश्किल। उनकी किताब का तो मैंने रिव्यू किया हुआ है, वेटिंग फॉर अ वीजा, समझ रहे? तो आप ये समझिए कि बहुत दिक्कतें रही। फिर आता है हमारा संविधान 1947 में। 1947 में हमारा संविधान बनना शुरू हुआ। 2 साल 11 महीने लगे, हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। ढेरों डिबेट्स हुई। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हो गया, मतलब एक तरीके से एडॉप्ट कर लिया, लागू क्या एडॉप्ट कर लिया। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है, और आरक्षण जो है वो आ जाता है। और आरक्षण क्योंकि संविधान में है, ठीक है, SC/STs को पिछड़ा वर्ग है। 1950 में पहली बार ये बात हुई थी कि क्लासिफिकेशन कर दे, उसके बाद बात नहीं हुई। क्लासिफिकेशन क्या, देखिए बी आर अम्बेडकर ने भी ये नहीं सोचा था कि आरक्षण बहुत लंबे समय तक चलाए। आरक्षण आप दीजिए, नो डाउट, लेकिन एक बार जब वो इंसान एक लेवल पे आ जाए तो फिर उससे आरक्षण, उसको सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है, ये यहां पे बात हुई। अब क्या हुआ, 1975 में पंजाब में मजहबी और वाल्मीकि कमेटी है, और बहुत पिछड़े हैं ये। अब दिक्कत ये है ना कि जैसे हमारे कुछ कम्युनिटीज है वो बहुत ही पीछे हैं भाई। सिंपल सी बात है कि अगर मैं बोलूं कि तुमको, जैसे हमने अपना लक्ष्य बैच चलाया है 10,000 रुपए का 1 साल का, ठीक है, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई 2 लोग हैं, एक के पिताजी IAS हैं, माताजी IPS हैं, अब वो इंसान 8 महीने या 1 साल के अंदर अंदर अपने पहले अटेम्प्ट में IAS निकाल सकता है। लेकिन दूसरा इंसान वो है जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसके घर में गरीबी है, लाले पड़े हुए हैं, पैसा नहीं है और बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो फिर उसको IAS निकालने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब क्या है, मतलब टाइम लग जाएगा। तो यहां पे वही है कि पहले रेस में तो लेके आओ, पहले उसको वो सुविधाएं दो, ठीक है ना भाई। हम समान नहीं है, समानता क्या है, इक्वालिटी क्या है, अलग अलग पैमाने हैं, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या है कि जब 1975 में पंजाब ये कानून लेके आए कि भाई हम मजहबी, क्योंकि हमने क्या किया, SC/ST का सब क्लासिफिकेशन कर दिया, यानी कि जो मजहबी और वाल्मीकि कम्युनिटी यहां पे जो कम्युनिटी है, क्योंकि देखिए शेड्यूल कास्ट में बहुत सारी कास्ट है। आर्टिकल 341, 342 के तहत प्रेसिडेंट जो है वो रूल बना सकता है, राज्यों के पास कोई वो नहीं है। फिर राज्य ने कैसे बना दिया ये, लेकिन यहां पे सब क्लासिफिकेशन हो गया कि भाई हो सकता है कि SC ही जो कम्युनिटी है उसी में ही ऐसे क्लास हो जो बहुत गरीब हो, बहुत ही ज्यादा, तो सबसे पहले तो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब ये काफी समय तक ऐसा चलता रहा। फिर 2004 में EV चेन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश केस रहा। अब ये क्या हुआ, यहां पे कोर्ट ने क्या किया, बोला कि देखिए जो शेड्यूल कास्ट है वो एक होमोजीनियस कम्युनिटी है, यानी कि आंध्र प्रदेश एक लॉ लेके आया, इस लॉ में उसने बहुत सारे कैटेगराइजेशन कर दिए। देखिए याद रखिएगा, 1990 में मंडल कमंडल की राजनीति होती है, बहुत कुछ हुआ। VP सिंह आए, VP सिंह OBC कोटा ले आए 27%, 15% ऑलरेडी चल रहा था, ठीक है। फिर इंदिरा सोनी जजमेंट आया कि 50% से कोटा नहीं हो सकता, रिजर्वेशन नहीं हो सकता, बहुत कुछ हुआ, है ना। इसी समय आंध्र प्रदेश, क्योंकि पॉलिटिक्स होती है भाई, जाहिर सी बात है, तो उससे और ज्यादा कैटेगराइजेशन कर दे कि किसी को 1%, किसी को 5%, किसी को 8%, इस तरीके से विद इन द कोटा लिमिट। तो ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला कि ऐसा ही कुछ नहीं, सबको एक प्लेट में रखो, सब कैंसिल कर दिया उन्होंने, कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं होगा, ठीक है। होमोजीनियस कम्युनिटी है,
राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 को ये क्या करता है, गलत है, उसके अगेंस्ट जाता है, तो होमोजीनियस कम्युनिटी है। अब देखिए पंजाब वाला जो 1975 का था वो भी चला गया। 2006 में फिर पंजाब जो है वो एक लॉ लेके आई सेम, कि मजहबी और वाल्मीकि जो कम्युनिटी है उनका सब कैटेगराइजेशन होके ही रहेगा। फिर ये मामला हाई कोर्ट में गया 2014 में। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट ने फिर इसको रद्द कर दिया, फिर पंजाब ने इसको चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो वो वाला फैसला आज आया है। और 7 जजेस की बेंच थी, बेला त्रिवेदी को छोड़ के, जस्टिस बेला त्रिवेदी को छोड़ के सबने ये बोला कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, और दूसरा पॉइंट ये है, राज्यों के पास भी ताकत है। राज्य जो है, क्योंकि अभी तक राष्ट्रपति के पास ताकत थी, राष्ट्रपति जो है वो देखता था कि कौन सी कास्ट शेड्यूल्ड होगी, शेड्यूल्ड क्लास कास्ट में कौन से ग्रुप्स आएंगे। लेकिन अब राज्य सर्वे करे, देखे कौन सी कास्ट, आपको पूरा डेटा देना पड़ेगा, इंपेरिकल डेटा देना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये डिसाइड होगा। तो ये ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि एक वर्ग में सब कैटेगराइजेशन यानी कि टोटल रिजर्वेशन खत्म हो गया। आप समझ रहे हो, ऑल ओवर रिजर्वेशन भाई नहीं, लेकिन जो टोटल यहां पे SC ST का है वहां उसका मामला, स्पेशली SCs का। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो, समझ रहे हो, सेपरेट कोटा जो है आप इनको दे सकते हो। भाई मान लीजिए कि जैसे एक कास्ट है कोई, ठीक है, अब जैसे उसको रिजर्वेशन मिल गया, अब यहां पे क्या है कि उसको रिजर्वेशन मिल गया, अब वो IAS IPS हो गया। अब क्या उनके बेटे को अगर हम रिजर्वेशन दे तो सही रहेगा? तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट अभी तक OBC में था, अब SC STs में भी आ जाएगा, राइट। और राजनीति तगड़ी होने वाली है गुरु, इस पे बहुत बवाल होने वाला है। एक तरीके से कास्ट सेंसस को इनडायरेक्टली मंजूरी दे दी है, आप समझ रहे हो। तो अब आप ये समझिए कि यहां जो SC STs, अब वो कास्ट जिनके पास कुछ नहीं है, जाहिर सी बात वो SC जिनके जो ऑलरेडी IAS IPS हो गए उनके पास ज्यादा प्रेफरेंस है, तो उनको क्यों हम रिजर्वेशन दें? हम उनको देंगे ना जिनके पास, उनको हम बेनिफिट देंगे। वही कह रहे, सब क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि जो पिछड़े में पिछड़े हैं उनको हम सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर रखेंगे, राइट। तो ये बात यहां पे बोली है कि सब क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जस्टिस BR गवई बताते हैं कि जो अब ये राज्यों के पास है, राज्य को ताकत दे दी है कि वो एक पॉलिसी लेके आए, तो राज्य तो बहुत खुश होंगे, वो तो भाई यही चाह ही रहे थे। आप समझ रहे हो कि क्रीमी लेयर SC और ST से निकालें आप, और समझ रहे हो। और देखिए एफर्मेटिव एक्शन मतलब होता है कि सही एक्शन, पॉजिटिव एक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे मैं जा रहा हूं, मैंने गरीब को देखा, अब मैंने गरीब को देखा, मैंने लात मार दिया, कह रहे तुम गरीब हो, तुम्हारी तो औकात ही यही है, ये क्या हो गया? नकारात्मक। लेकिन मैंने उस गरीब को मैंने कहा कि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाऊंगा, मैं तुमको आगे बढ़ाऊंगा, ये एक पॉजिटिव एक्शन हो गया, एफर्मेटिव एक्शन, जिससे समाज आगे बढ़ेगा। तो एफर्मेटिव एक्शन यही होता है। तो बेनिफिट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन, रिजर्वेशन को एक एफर्मेटिव एक्शन द्वारा बोला जाता है कि भाई ये समाज को आगे बढ़ाने के लिए है। भाई जब हम सबको, जो जिनके पास वो संसाधन नहीं है, अब हो सकता है कि एक जो, अब जैसे मान लीजिए कि BR अम्बेडकर का हम एग्जांपल लेते हैं। अब BR अम्बेडकर जो है, उससे पढ़ा लिखा इंसान पूरे भारत में होगा कोई, इतनी PhDs, इतने पेपर्स, लेकिन जब वो अब 6th क्लास 7th क्लास पास हुए, 5वीं 5th क्लास में गए, तो उनकी पूरी कम्युनिटी में, समझ रहे हो, बहुत मतलब समझ लीजिए कि फेस्टिवल सा बन गया, क्योंकि उनकी पूरी कम्युनिटी में कोई 5th क्लास तक नहीं गया था। अब मान लीजिए कि अगर BR अम्बेडकर, उनके पिताजी पढ़े लिखे थे, ठीक है, काम करते थे, भाई मतलब पुलिस में थे, अगर मान लीजिए कि वो नहीं होते, तो क्या BR अम्बेडकर वहां तक पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते, बहुत मुश्किल होता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे कितने लोग जो शायद नोबेल प्राइज जीत जाए, जो शायद कैंसर की दवाई बना दे, उनका जीवन कैसे जाएगा? या तो पंचर बनाते हुए या सब्जी बेचते हुए। तो ये एफर्मेटिव एक्शन नहीं है, हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए ये कंसेप्ट लाया गया, समझ रहे। तो जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर, इसमें आप छांटिए और इनको आप नहीं देंगे क्या? रिजर्वेशन का लाभ। जस्टिस, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, कल इन्होंने बहुत गरियाया भी है ना, वीडियो बड़ा वायरल हुआ। जस्टिस BR गवई जिन्होंने ये बात बोली, विक्रमनाथ, बेला त्रिवेदी, इनका अलग था, ठीक है ना। 7 जजेस की बेंच थी और इसीलिए 6-1 से फैसला आया। 6 जजेस ने बोला कि हम इसके साथ है, आप सब क्लासिफिकेशन करिए, और आई होप मैंने सब क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझा दिया। और जो बेला त्रिवेदी है, इन्होंने कहा कि होमोजीनियस कम्युनिटी है,
समझ रहे कि जो SC ST है वो होमोजीनियस कम्युनिटी, मतलब एक ही प्लेट में है, ठीक है। मनोज मिश्रा, पंकज मित्तल और SC शर्मा। आइए चलिए, तो अब देखिए जस्टिस BR गवई ये बोला कि जैसे मान लीजिए कि कोई SC, उनका IAS IPS कोई बेटा है, IAS IPS है और उनकी कास्ट है SC, ठीक है, तो अब उनके बेटे को क्यों ये रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए? इट कैन नॉट बी स्टेटेड अ पुअर, राइट। मतलब जो अमीर हैं उनको आरक्षण करना जो उनको मिल चुका है, मतलब इस जनरेशन की बात होगी जो बहस अक्सर चलती कि फर्स्ट जनरेशन को मिल गया और सेकंड थर्ड जनरेशन को क्यों मिले, यही बात है। अब वही बोला है कि अब देखिए ऑपोजिशन क्या हुआ, वो ये बताते हैं कि जो यहां पे ट्रेन कंपार्टमेंट की तरह है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है जस्टिस BR गवई ने, बोला है कि देखिए जो ऑपोजिशन क्या कह रहा है कि सब क्लासिफिकेशन जो है वो टसल है ट्रेन की जनरल कंपार्टमेंट की तरह। मतलब एक बार आप जनरल कंपार्टमेंट में घुस गए, बड़ी स्ट्रगल की आपने घुस गए, उसके बाद आप दूसरे को घुसने ही नहीं दे रहे, आप नहीं घुसने देंगे चाहे जो भी हो जाए। तो इस तरीके का है। जस्टिस बेला त्रिवेदी बताते थे कि देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो चलता आ रहा है उसी को चलने दीजिए, है ना। अभी जैसे हो रहा है उसे छेड़छाड़ मत करिए, क्योंकि ये एक होमोजीनियस कम्युनिटी है। मतलब ऐसा नहीं हर किसी के साथ जो शेड्यूल कास्ट हमने उसको इसीलिए ही लिस्ट में डाला है क्योंकि वो दबे कुचले, वो पिछड़े हैं। तो इसीलिए भाई सिंपल सी बात है कि वो एक ही हैं, है ना। अभी तक जैसा चला आ रहा है, और राज्यों को नहीं, प्रेसिडेंट को ही उसके पास ताकत है, राज्यों को ताकत, राज्यों को छेड़छाड़ जो है वो मत करने दीजिए। तो स्टेट जो है वो लॉ नहीं बना सकती या प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकती। भाई कोटा पे लॉ अगर आप ले आए, मैंने बताया तो बहुत बवाल होगी इस पे, ये जस्टिस बेला त्रिवेदी का कहना है, लेकिन कोर्ट का ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर एक कम्युनिटी पे आप लॉ लेके आते हो तो हो सकता है दूसरी कम्युनिटी बोले कि हमको क्यों नहीं दे रहे हो आप, राइट। तो ये चीज है, तो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है इसकी बात होगी, पर्टिकुलर कास्ट। तो ये जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बोला है। क्रीमी लेयर का कंसेप्ट की अगर बात करते हैं तो 1992 का इंदिरा स्वानी केस हम सबको पता है, ये लैंडमार्क का केस था जिसमें ये डिसाइड हो गया था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। वो अलग बात है, चल रहा है 50% से ज्यादा रिजर्वेशन चल रहा है। अब जैसे मराठा, जैसे भाई अभी मराठा रिजर्वेशन की बात थी तो इसको स्ट्रक डाउन किया गया, 60% से ऊपर जा रहा था, बट कहीं पे भी किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब आपको पता है कि VP सिंह 1989 में प्रधानमंत्री बने और उन्होंने मंडल कमीशन को लागू कर दिया, जो रिकमेंडेशन थी OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी यहां पे कोटा मिलने लगा 27%, SEBC सोशली एंड इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो OBC रिजर्वेशन आ गया। तो SC ST OBC और अब EWS इकोनॉमिक वीकर क्लास को, इन सबको भी कोटा मिलता है। मेन SC ST OBC की हम यहां पे बात करें, बट सब कोटा मिला के 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, ये यहां पे है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था इंदिरा स्वानी, ठीक है, उसके बाद फिर इसको नीचे लेके आया गया। तो यहां पे आर्टिकल 341 और 342 प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड करता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति के पास हक है कि वो डिसाइड करेगा कि आखिरकार किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यानी कि SC ST या OBC में कौन आएगा, कौन सी कास्ट है जो इस लिस्ट में आएंगी। 2006 में M नागराज केस हुआ, तो यहां पे बोला कि जो कोटा बेनिफिट है वो सबसे कमजोर को, वीकेस्ट ऑफ द वीक को जाना चाहिए, और यहां पे जो टॉप क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर की भी हम बात करेंगे, वो स्नैच ना करें, क्योंकि अब इसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आ जाएगा। भाई सब कैटेगराइजेशन का मतलब यही है SC ST में, भाई OBC में तो अभी क्रीमी लेयर है ही है, SC ST का मतलब यही कि इसमें भी क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आ जाएगा। तो वही है, अब 2018 जर्नैल सिंह केस हुआ, उसमें बोला कि क्रीमी लेयर ये इंश्योर करेगी कि सिर्फ और सिर्फ डिजर्विंग जो SC STs में है उन्हीं को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। तो इसमें बात हुई है, अलग अलग जजमेंट्स हुए हैं। तो 27% OBC रिजर्वेशन की बात की और बोला कि इसमें क्रीमी लेयर नहीं आएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि पूरा तो क्रीमी लेयर कौन है, अभी हम इसके 8 लाख से जिनके ऊपर जो IAS डॉक्टर ये सब, अभी बस 2 मिनट रुक जाइए, हम सब कुछ हम क्लियर कर देंगे। तो ये चीज है। अब वही बता रहे हैं कि जब SC STs की बात होती है तो उसमें कोई क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है ही नहीं। तो यहां पे जो ब्रेकडाउन है रिजर्व कैटेगरी जैसे ST, वो बहुत सारे और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो वही है, अब क्रीमी लेयर का मतलब यही है जो अमीर हैं, समझ रहे हो, जो फॉरवर्ड हैं, जो बेटर हैं, जिन्होंने रिजर्वेशन लिया हो ना लिया हो, लेकिन वो अच्छी खासी वो पैसा कमाते हैं। सत्यनाथन कमीशन 1971 तब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, 1971 में इस कंसेप्ट क्रीमी लेयर को इंट्रोड्यूस किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ये बोल दिया था जो क्रीमी लेयर है
उसको कोटा बेनिफिट नहीं दिए जाएंगे, उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट आया और कंसेप्ट बोला कि ये एससी एसटी कम्युनिटीज पे भी एप्लीकेबल है। आप समझ रहे हो कि यानी कि एससी और एसटी में भी आप क्रीमी लेयर लेके आओ, और जो कल जजमेंट आया है कोर्ट का, उसने ये बिल्कुल उसमें ठप्पा लगा दिया कि हां ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब क्या है क्रीमी लेयर? जो 8 लाख से ऊपर कमाते हैं, अभी उसका भी हम कैटेगराइजेशन देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ओबीसी की अगर बात करें तो अब इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वही है कि जस्टिस रामनंदन प्रसाद ने बोला कि भाई देखिए इसके कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं। तो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की 10 मार्च 1993 में। 8 सितंबर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी ने 6 कैटेगरीज निकाली। अब ये 6 कैटेगरीज कौन कौन सी है देख लीजिए, ये हैं वो 6 कैटेगरीज। अगर ओबीसी इसमें आते हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यानी कि वो क्रीमी लेयर में आते हैं। अब आपको पता होगा कि अभी पूजा खेटकर का बहुत इशू चल रहा है, उनका आईएएस ब्लैकलिस्ट हो गई है, आईएएस पद उनसे छीन लिया गया है। वो उन्होंने इसी का ही बेनिफिट, मतलब वो थी क्रीमी लेयर से लेकिन उन्होंने बेनिफिट लिया नॉन क्रीमी लेयर का। यानी कि अगर जैसे सबसे पहले कि आप एक बड़ी पोस्ट, एक स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, एक बड़े सरकारी ऑफिसर हो, ग्रुप ए और ग्रुप बी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ग्रुप पे, मतलब आईएएस आईपीएस हो, और ग्रुप बी भी मतलब अच्छा खासा आप बहुत जबरदस्त हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग रेलवे। भाई एक बात बताओ कि आप रेलवे में काम कर रहे हो, कोल इंडिया में काम कर रहे हो, तो आपका बच्चा भाई क्या क्रीमी लेयर में आएगा ना वो, क्योंकि आपके पास अब वो सारी सुविधाएं हो चुकी हैं जो एक आम इंसान के पास होती है या नहीं होती है, मतलब जो एक अपर वर्ग के पास होती है, ठीक है ना। तो आपको बेनिफिट क्यों मिले। उसके बाद कर्नल है या फिर आर्म्ड फोर्सेस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, इंजीनियर हैं, प्रॉपर्टी ओनर है, एग्रीकल्चरल होल्डिंग है आपके पास, या फिर वेकेंट लैंड है, बिल्डिंग है, इनकम टैक्स और इनकम और वेल्थ असेसमेंट है आपके पास, ठीक है ना। 2 कैटेगरीज में यहां पे हम बात करते हैं डिफाइंड है। सबसे पहले तो जो सरकारी सर्विस में और उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है ना। 2 कैटेगरी है यहां पे, पहली और दूसरी। उसके बाद अब यहां पे ये वाला जो कैटेगरी है ये इनकम पे बेस्ड है, समझ रहे हो, और ये रैंक पे बेस्ड है, ठीक है। जैसे ए बी ये 2 रैंक है यहां पे, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए ग्रुप बी सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है, ग्रुप ए मैनेजमेंट और ग्रुप बी जो उसके अंडर काम कर रहा है मैनेजर, समझ रहे हो। तो आप ये समझिए कि इसमें तो आपके पास बहुत पैसा है, और यहां पे प्राइवेट सेक्टर में तो रैंक होगी नहीं, तो इनकम है। तो आप देखिए इनकम से रिलेटेड, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई पेप्सी में काम करता है, पेप्सी इंडिया में कोई काम करता है। अब पेप्सी में अगर कोई काम कर रहा है, ये कंपनी है, अब उसकी इनकम अगर मान लीजिए कि 8 लाख रुपए से ज्यादा है, ठीक है ना। मतलब पहले तो 1 लाख की थ्रेशोल्ड जो है वो फिक्स की गई थी, कि हालांकि पहले की बात है तो आप समझ ही सकते हो, लेकिन हर 3 साल में इसको रिवाइज कर रहा जाना था। तो सबसे पहले जब ये आया था कंसेप्ट, तो उस समय क्योंकि कमाई कम थी, खर्चे कम थे, इन्फ्लेशन को देखा तो 1 लाख, लेकिन हर 3 साल में आपको इसको रिवाइज करना था। लास्ट 2017 में रिवाइज हुआ। अब इसमें क्या था, 8 लाख रुपए से ज्यादा आपके पास नहीं होने चाहिए। अगर आप 8 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आओगे, यानी कि 50-60 हजार तक महीना आप नॉन क्रीमी लेयर में आ जाओगे, ठीक है। 2015 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ने बोला था कि अब आप थ्रेशोल्ड 15 लाख तक कर दो, 15 लाख तक कर दो, हालांकि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, ओके ना। उसके बाद जो ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप बी ऑफिसर, ये जितने भी आपको रैंक दिख रहे हैं बड़ी बड़ी रैंक पे, इनको भी जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो कमिटी बनाई गई थी यहां पे, डीओपीटी सेक्रेटरी वीपी शर्मा 2019, उन्होंने बोला कि इस क्राइटेरिया को भी आप रिव्यू करिए, ठीक है ना। अब यहां पे यही बात एससी एसटी पे लागू होगी, लेकिन क्या जो ओबीसी के क्राइटेरिया है वो एससी एसटी पे लागू होंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो बेसिकली यहां पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो क्रीमी लेयर के एक्सक्लूजन की बात है, ये अफर्मेटिव एक्शन होगा, यानी कि एक तरीके वीकेस्ट ऑफ द वीकेस्ट को यहां पे दिया जाएगा। पंकज मित्तल बताते हैं कि देखिए एक पॉसिबल क्राइटेरिया यहां पे हो सकता है, ये बताते हैं कि देखिए यहां पे जैसे कोई सेंट स्टीफन कॉलेज में बच्चा स्टडी कर रहा है, या कोई एक अच्छे सरकारी कॉलेज या मतलब कोई शहर में बड़ा कॉलेज है उसमें बच्चा स्टडी कर रहा है, तो अब उसको मान लीजिए कोई गांव में एक बच्चा स्टडी कर रहा है, क्या वो दोनों साथ में होंगे? भाई एक सेंट स्टीवन का पढ़ने वाला कोई बच्चा और कोई गांव में कोई भी स्कूल है, क्या वो दोनों इंटेलेक्ट सेम है? लेकिन डेफिनेटली एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क था, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, इनको सेम ब्रैकेट में हम बिल्कुल भी नहीं रख सकते।
उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का क्रीमी लेयर इशू है, ठीक है, दैट इज फ्रॉड, और बोला है कि देखिए एफर्मेटिव एक्शन तो ठीक है, लेकिन जो हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस हो रहे हैं क्या उसको हम छोड़ दें? ऐसा तो है नहीं, मतलब जितने भी एससी में जितने भी कास्ट आते हैं उनके साथ अन्याय तो हुआ ही हुआ है। ओबीसी की बात करें तो इकोनॉमिक और सोशल क्राइटेरिया जो है वो उनको आगे बढ़ने का मौका देती है, लेकिन एससी एसटीज के लिए हम ये यूज नहीं कर सकते। अब फाइनल डिसीजन राज्यों के पास है, स्टेट्स के पास है कि क्या ये क्रीमी लेयर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो एक तरीके से राज्यों को यहां पे पूरी ताकत दे दी गई है, और उसके बाद कमेटी बनाई जाएगी, जस्टिस आर.एन. प्रसाद कमेटी, ठीक है। जिस तरीके से ये ओबीसी रिजर्वेशन पे कमेटी बनी थी जस्टिस आर.एन. प्रसाद, वैसे यहां पे कमेटी बना सकते हैं।